very good evening to all of you and a warm welcome from Dr. Shazi Qureshi, who's professor and head at Aurobindo Medical College in Gynec department. I am a consultant with a teaching experience of approximately 15 years in this field. आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए लेके आई हूँ इस लाइव मेडी फ्राइडे क्लास में, और ये वो टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर मेरे पास जनरल प्रैक्टिशनर्स की, गायनेकोलॉजिस्ट की, इनफैक्ट और भी बहुत सारे जूनियर कलीग्स के कंसल्टेशंस की और ओपिनियंस के फ़ोन कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग हाउ टू इंटरप्रेट अ पेल्विक अल्ट्रासाउंड. ठीक है, अब एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट तो लिख के दे देता है, बट बहुत बार हम उस रिपोर्ट को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं कि इसमें डिजीज सिम्टम से कितना कोरिलेशन है. कभी कभी लास्ट में लाइन लिख दी जाती है, काइंडली क्लिनिकली कोरिलेट, है ना. तो इस तरीके की जब हमें अल्ट्रासाउंड्स मिलेंगी तो हमें पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, क्या सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हमें करवाने हैं, और साथ ही उस पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे होगा. नाउ दिस live webinar is basically projected to solve all your queries regarding any kind of pathology that you come across in the pelvic ultrasound. So let's begin. इस वेबिनार को मैंने बेसिकली अप्रोच बेस्ड सिनेरियोज में कन्वर्ट करा है, where we'll be discussing approximately 10 to 11 clinical case scenarios, जहाँ की मैं आपको एक clinical orientation of a patient condition दूंगी, साथ में उसका एक pelvic ultrasound जो कि reported होगा sonologist से, और उसके बाद उस patient को कैसे approach करेंगे. So it has to be a completely interactive sessions. आप हर केस के साथ अपने अपने क्वेरीज, 2 केसेस के बाद अपनी क्वेरीज मुझसे लाइवली डिस्कस कर सकते हैं. इट हैज टू बी अ कंप्लीट लाइव क्लास एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू इंटरैक्ट विथ मी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट केस. दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, अप्रोच टू इंटरप्रिटेशन ऑफ पेल्विक अल्ट्रासाउंड. नाउ योर केस नंबर 1 हियर इज an unmarried obese female of 21 years presents with a complaint of irregular menses since 1 year with history of weight gain since 2 years. एक ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, 21 साल की लड़की है, काफ़ी मोटी है और उसके मेंसेस काफ़ी इरेगुलर रहते हैं. कभी आते हैं, कभी 2-2 महीने 4-4 महीने नहीं आते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो थोड़े कम आते हैं, और साथ में उसका वजन बढ़ता जा रहा है. कहीं कहीं हो सकता है इस हिस्ट्री के साथ पेशेंट ये भी बोले कि मुझे चेहरे पे या सीने पे काफ़ी बाल हैं और एक्ने हो रहा है. राइट, इस तरह के पेशेंट्स, यंग लड़कियां हमारे पास बहुत आती हैं. इसके बाद हम उसका एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि देयर आर बायलैटरल बल्की ओवरीज विथ मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स अरेंज्ड पेरिफेरली एंड इंक्रीज स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी विच इज सजेस्टिव ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज. इस टाइप की ओवेरियन पिक्चर हमको एक डिजीज में मिलती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं. क्या सबको ये केस सिनेरियो समझ आया? चैट बॉक्स में यस लिखिए. ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड. सबको केस सिनेरियो समझ आ गया है. तो हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज आवर अप्रोच टुवर्ड्स द केस? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड. नाउ शी इज अ केस ऑफ ओबीज पीसीओएस. ओके, एक ऐसी महिला जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है. इस सभी के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बहुत सारा डेटा और जानकारी आप सबको मेरे अपने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का कोर्स जो मैं रन करती हूँ क्लिनिकल गुरुजी प्लेटफॉर्म पे, उस पर काफ़ी सब है. अगर इन सारी क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में या ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में और इन डेप्थ नॉलेज क्लिनिकल प्रैक्टिस से ओरिएंटेड लेना चाहते हैं तो आप वो कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द केस, शी इज अ केस ऑफ ओबीज पीसीओएस. इस पेशेंट को हमें क्या कहना है? हमें उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाना है. इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एग्जिस्टिंग वेट का 10% उसको वेट लॉस करना है. यानी कि अगर वो 70 किलो की महिला है या लड़की है तो उसे एटलीस्ट 7 kgs ऑफ वेट लॉस करना है. इसके अलावा उसको रेगुलर ब्रिस्क एक्सरसाइजेज जो कि वॉकिंग, जुम्बा, एरोबिक्स कुछ भी हो सकता है. लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है और हाई प्रोटीन सप्लीमेंट करना है, यानी कि आलू, चावल, मीठा, इस टाइप के पदार्थ उसे कम खाने हैं. उसको मेटफॉर्मिन आप ऐड कर सकते हैं 500 मिलीग्राम बीडी के डोजेज में हाफ एन आवर प्रायर टू मील्स. और माइनोआइनोसिटॉल एक ये ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल है जो ऑन एन ओविलेटरी साइकिल्स को ओविलेशन में मदद करता है, जो कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओएस का बेसिस है, क्रॉनिक एन ओविलेशन. तो मायोआइनोसिटॉल जो है उसका साइकिल्स को रेगुलराइज करने और ओविलेशन करने में मदद करता है.
इस लड़की की बेसिक प्रॉब्लम है उसका मोटापा और उसकी इरेगुलर साइकिल्स। ये सारी चीजें उसका मोटापा कम करेगा, बट कुछ हद तक उसके साइकिल रेगुलराइजेशन और जो इतना सारा फेशियल हेयर्स और एक्ने हो रहा है, यानी फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म हो रहे हैं, उनको ठीक नहीं करेगा। इसके लिए विल नीड टू ऐड वन मोर क्लास ऑफ ड्रग, एंड दैट इज द ओसीपीज। हमें नॉर्मल रेगुलर ओसीपीज नहीं देने इस पेशेंट को, जैसे कि माला एन या माला डी होता है। हम यहाँ ऐसे ओसीपी सप्लीमेंट करेंगे जहाँ ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन एक ऐसे प्रोजेस्ट्रॉन के साथ होगा जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट करेगा, और ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट सिप्रोटेरॉन एसिटेट के कॉम्बिनेशन वाले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है। ये स्पेसिफिक ओसीपीज हैं जो पीसीओएस में दी जाती है। ये ब्रांड नेम डायन 35, क्रिम्सन 35 के नाम से बिकते हैं, या पीसीओ ओवर केयर के नाम से भी मिलते हैं मार्केट में। इन सब को हम 1 ओडी के डोज में 21 डेज के लिए देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 2 ऑफ द साइकिल अंटिल नेक्स्ट 21 डेज, और इसको 3 साइकिल्स तक रिपीट करते हैं। तो पेशेंट के जो साइकिल्स हैं वो रेगुलर हो जाते हैं अगले 6 से 8 महीने में, अगर वो अपना वेट कॉन्स्टेंटली मैनेज करके रखे। लेट मी टेल यू, पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसको क्योर कभी नहीं करा जा सकता। इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज विच कैन बी ओनली कंट्रोल्ड। ओके, now coming to our case number 2, it's another very interesting case scenario. एक 31 years old फीमेल है जिसकी कंप्लेन है कि उसके महीने कम आते हैं, यानी ओलिगोमेनोरिया है, और उसको बच्चा नहीं हो रहा है। शी इज वेरी कीन एंड ईगर टू कंसीव। 2 साल से वो ट्राई कर रही है, बट उसे एक भी बच्चा नहीं है। वो नली ग्रेविडा है, यानी ये वो फीमेल है जो इनफर्टाइल है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमारे सोसाइटी में पीसीओएस फीमेल्स होती हैं। सो अगेन इसका आपने स्कैन कराया और स्कैन में वही कुछ इस तरह की फाइंडिंग लिखी है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स पेरिफेरली अरेंज्ड विद इंक्रीज स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी सजेस्टिव ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज। बट अब इस फीमेल को ओसीपीज अगर दे देंगे तो क्या ये प्रेग्नेंट हो पाएगी? इसकी मेन कंप्लेन तो प्रेगनेंसी लेना करना है ना। तो अब इसको हम ओसीपीज नहीं देंगे। इनफैक्ट हमें इसके साइकिल रेगुलराइजेशन से कोई मतलब नहीं है, वो सारा मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन हमें इसको कंसीव कराना है क्योंकि इसके अंडे काफी सारे बन रहे हैं लेकिन कोई अंडा फूट नहीं रहा है। देयर इज नो ओव्यूलेशन दैट इज अकरिंग। सो व्हाट वी नीड टू ऐड। क्या आपको ये केस सिनेरियो समझ आया? मुझे चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप सबका क्या मानना है, इस केस को कैसे अप्रोच करना चाहेंगे? एक ड्रग का नाम बताएं। ओके, वेरी गुड। लेट्रोस, कोई लिख रहा है लेट्रोस, कोई एचएमजी भी लिख रहा है। ओके, और प्लीज कम अप विथ योर क्वेरीज। कोई क्लोमिफिन डाल रहा है, गुड, यानी कि यू हैव सम आइडिया अबाउट ओव्यूलेशन इंडक्शन। ओके, दैट्स वेरी गुड। मायोआइनेसिटॉल दे रहे हैं लोग, करेक्ट। एस्ट्रोजन दे रहे हैं, एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है। लेट्रोस दे रहे हैं, क्लोमिफिन 50 दे रहे हैं। ओके ओके, डीवा एफएसएच का कोई रोल नहीं है। क्लोमिफिन सिट्रेट दे रहे हैं, काफी सारे लोग क्लोमिफिन दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड। और कोई हु वुड कम अप विथ सम अदर आंसर? लेट्रोस, साइफन, ठीक है। ओवाब्लिस, ओके ओके, ठीक है ठीक है। आई एम हैप्पी एटलीस्ट आपको ये समझ आ रहा है हमें पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, यानी आपको ये समझ में आ गया कि इस अल्ट्रासाउंड उस पेशेंट और इस पेशेंट में दोनों में फर्क है। दोनों को ही कंडीशन पीसीओएस की है, बट दोनों का मैनेजमेंट अलग हो गया। वहां हमने वेट लॉस करके ओसीपीज दिया उसके साइकिल्स को रेगुलराइज करने के लिए, और यहाँ हम पेशेंट का वेट लॉस करेंगे, उसका ओव्यूलेशन अच्छा बनाएंगे, लेकिन साथ में हम उसे प्रेगनेंसी देना चाहेंगे। सो नाउ द अप्रोच चेंजेस द मोमेंट वी गेट एन अल्ट्रासाउंड, और अप्रोच चेंज। पीसीओएस विथ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ये है पीसीओएस, बट इसमें इनफर्टिलिटी है ड्यू टू क्रॉनिक एनोव्यूलेशन। अंडे बन तो बहुत सारे रहे हैं, वो पेरिफेरली अरेंज भी हो रहे हैं, बट कोई अंडा फूट नहीं रहा है। सो यस, द ड्रग ऑफ चॉइस हियर विल बी एन ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग। बट एक ये सजेशन है कि कभी भी कोई अंडा बनाने की गोली देने से पहले उसकी ट्यूबल पेटेंसी कर ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा मुमकिन है कि आपने अंडा बनाने की गोली दी बट ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, तो क्या उसे कंसेप्शन होगा? नहीं होगा। इनफैक्ट अगर होगा भी तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बदल जाएगा। तो एटलीस्ट अगर लॉन्ग मैरिटल लाइफ है और पेशेंट एक्टिवली सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रही है बट कभी कंसीव नहीं करा है, 4-5 साल हो गए हैं, प्लीज ट्यूबल पेटेंसी रूल आउट कर लें विद HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी।
इसके बाद जो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं, यू वर वेरी करेक्ट एंड आई एम हैप्पी विद इट कि एटलीस्ट ऑडियंस को समझ आ रहा है कि वेर आर वी हेडिंग। ओके, सो क्लोमीफेन साइट्रेट का डोज जो है आप स्टार्ट करते हैं 50 मिलीग्राम पर डे से, फ्रॉम डे 2 टू डे 6। 1 OD की ड्रग है। आप इसका डोज अकॉर्डिंगली स्टेप अप कर सकते हैं कंसेक्यूटिव साइकिल्स में इफ यू डोंट गेट एडिक्वेट रिस्पॉन्स, यानी पेशेंट कंसीव नहीं करती है। आप क्लोमीफेन साइट्रेट से एक प्रॉब्लम जो आती है वो है मल्टीफॉलिकुलर डेवलपमेंट की, यानी कि बच्चे ट्विंस में होना या ट्रिपलेट्स में होना। प्लस क्लोमीफेन साइट्रेट के कुछ और साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको पोटेंशियल एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन रेट्स फॉल हो जाते हैं। मतलब ओव्यूलेशन तो अच्छा मिलता है बट फर्टिलाइजेशन अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि क्लोमीफेन म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस है, उसको भी थिक कर देता है। तो बेसिकली स्पर्म्स गेट ब्लॉक्ड एंड दे डोंट रीच अप टिल दी ओवा, सो देयरफॉर द कंसेप्शन रेट्स विद क्लोमीफेन आर प्रिटी लेस। तो अब बेटर ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड लेट्रोज और लेट्रोजोल। ओके, ये कई ब्रांड नेम्स से आती है, इसका जो जेनरिक नेम है वो लेट्रोजोल है। ये 0.5 मिलीग्राम 1 OD के डोज से स्टार्ट करी जाती है। ये भी डे 2 टू डे 6 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देते हैं, यानी माहवारी के दूसरे से छठे दिन तक, 5 दिन तक। और इसके बाद इसका एडवांटेज ये है कि ये ड्रग मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाती है, यानी एक साइकिल में एक ही अंडा मेच्योर होके और वो ओव्यूलेट करेगा, यानी पेशेंट को ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसमें कंसेप्शन रेट्स भी क्लोमीफेन से ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको बेटर क्लोमी रिजल्ट्स चाहिए तो यू कैन गो विद अ बेटर न्यूअर ड्रग कॉल्ड लेट्रोज। ओके, इसके साथ जो आपका सारा सब कुछ है ना, वेट रिडक्शन, हाइपोथायराइडिज्म करेक्ट करना और मायोआइनोसेटॉल ऐड करना या फर्टीश्योर एफ ऐड करना, वो सब आप साथ में दे सकते हैं, बट जो फर्स्ट लाइन ड्रग होगी वो आपकी लेट्रोज होगी। एक चीज़ जिसमें मैं ये कहना चाहूँगी, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप लोग सब क्लोमीफेन या लेट्रोज देकर उसके बाद फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं? चैट बॉक्स में येस या नो में आंसर करिए। ओके, नो नो नो। और उसके बाद काफी लोग यस लिख रहे हैं, कुछ नो लिख रहे हैं। ओके, यस लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, गुड। नो भी लिख रहे हैं लोग। ओके, सो देर इज अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। इसका मतलब है पीपल आर नॉट श्योर। तो ओके, जो ऑडियंस मेरे पास बैठी है उसको ये बात नहीं पता है कि करवाना है कि नहीं करवाना है, बट आज के बाद ये क्लियर कर लेते हैं। अगर पीसीओएस का पेशेंट है और उसकी क्रॉनिक एनोवुलेटरी साइकिल्स है, तो इस साइकिल में क्लोमीफेन से ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसका सबसे मजबूत और डेफिनेटिव जो इम्प्लीकेशन है वो उसका प्रेग्नेंट होना है। तो एक बार आपने लेट्रोज दिया और उसके बाद आप डे 8 टू डे 12 पेशेंट को सेक्सुअल इंटरकॉर्स या टाइम्ड क्वाइटस एक्सप्लेन करें। अगर पेशेंट इस बीच अंडा बना के फूटता है तो टाइम्ड क्वाइटस से शी विल ऑटोमेटिकली कंसीव, और कंसेप्शन या पीरियड मिस होना अपने आप में ये सबूत है कि पेशेंट को अंडा फूटा है। उसके लिए हम उसकी 1200 से 2000 की जांच दोबारा क्यों करवा रहे हैं? फॉलिकुलर स्टडी विल हैव नो रोल। क्या हम उसे ये बताना चाहते हैं कि इस समय अंडा फूट रहा है, आपको इस समय पति से मिलना है? नो। In fact, the sexual intercourse should be at least 24 hours prior to ovulation. तो अंडा फूटने के बाद उसे टाइम टू इंटरकॉर्स समझाने में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। So what we try to do is कि don't waste your money and the energy of the patient in getting a ovulation study done with clomiphene or letrose. Just let the patient be. If she will ovulate and have timed coitus, she will eventually conceive. So that's full and final. प्लीज फॉलिकुलर स्टडी मत करवाएं एंड डोंट स्टार्ट कीप लुकिंग फॉर फॉलिकल्स एंड ऑल। एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी कि कितने लोग इसमें ट्रिगर देते हैं, यानी कि HMG का शॉट, कौन लोग डे 14 ऑफ साइकिल पे ट्रिगर देना पसंद करते हैं विद PCOS? चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताइए। ओके, सभी देते हैं यस। ओके, HCG लगाते हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? यस यस। ओके, वेरी गुड। हाँ, फिर बहुत बढ़िया। और कितने लोग? बस इतने से? कुछ और लोग भी होंगे मेरे ख्याल से। यस। ओके, गुड। कोई ऐसा जो नहीं दे रहा हो? कोई ऐसा जो नो में हो कि नहीं देते हैं? HCG शॉर्ट लगाते हैं, गुड, वेरी गुड। नॉट श्योर, ओके, नो, ठीक है। ओके, यस। और कोई? ओके, ये नो किसने लिखा है? नबी
निखिल शर्मा, ओके निखिल शर्मा। और नो किसने लिखा है? डॉक्टर शाहिद अनवर, ओके। इनसे वॉइस पे बात हो जाएगी, निखिल शर्मा या शाहिद अनवर से। ओके, कनेक्ट करें मुझे। निखिल वर्मा या शाहिद अनवर, कोई भी एक ऐसा। ओके निखिल शर्मा, आप ऑनलाइन हैं? आप अनम्यूट करिए अपने आप को और बात करिए मुझसे। हेलो हेलो निखिल, हेलो निखिल। वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम डॉक्टर शाजी हियर। ओके निखिल, व्हाई डिड यू राइट नो? क्यों लिखा आपने कि नहीं देना है? ओके, इसलिए नो लिखा है, बट आपको नॉलेज नहीं है। बट यू आर करेक्ट, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर 1% जिसको नहीं पता है लेकिन सही पता है। ओके सो सो बिल्कुल सही बताया इन्होंने, निखिल शर्मा एंड शाहिद अनवर, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वी डोंट नीड टू ट्रिगर दीज पेशेंट। तो इनफैक्ट सारी पॉपुलेशन जो यहाँ बैठी है वो गलत कर रही है। आप एचसीजी का डोज बिला वजह दे रहे हैं पेशेंट को। एचएमजी एचसीजी का कोई रोल नहीं है पीसीओएस के ट्रिगर में। जब आप एक बार फुल लेट्रोज देते हैं तो ओव्यूलेशन होके रहेगा, और कंसेप्शन हो ना हो उससे प्रेगनेंसी ठहरे ना ठहरे, बट ओव्यूलेशन हो जाता है। 99% केसेस में ओव्यूलेशन होता है। ट्रिगर देने की जरूरत नहीं है हमें। ट्रिगर क्यों होता है? एक एलएच का ट्रिगर हमें चाहिए जिसके लिए हम एचसीजी वो देते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि पीसीओ की जिसने भी मेरी क्लास अटेंड करी होगी उसको मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ाया है कि एलएच तो बहुत ज्यादा है पीसीओएस के पेशेंट में। एलएच का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3 गुना ज्यादा है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से। तो जिसके पास इतना एलएच है वो ओव्यूलेट तो करेगा ही करेगा जब आप उसको ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग देंगे। तो यू डोंट नीड टू गिव एलएच कंटेम्प्रेरी लाइक एचसीजी और एचएमजी व्हेन यू आर ओव्यूलेटिंग अ पीसीओएस पेशेंट। आप बिला वजह में पेशेंट के पैसे खर्च कर रहे हैं, उसे एक इंजेक्शन पोक कर रहे हैं और उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। So please stop giving HCG triggers to PCOS patient from now onwards. Just give ovulation induction and wait for conception to happen. If she misses her period, ask her to come to the OPD. Even if she doesn't miss, repeat the cycle. Okay. Next cycle में subsequent doses आप according to body weight बढ़ा सकते हैं। जैसे क्लोमीफिन 200 तक आप दे सकते हैं मैक्सिमम, और लेट्रोज भी आप 0.5 to 1 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं। 0.5 मिलीग्राम बीडी का डोज भी होता है, बट वी यूजुअली स्टार्ट विथ इधर 0.25 या 0.5 फर्स्ट। ओके, ऑलवेज इट्स अ स्टेप अप डोज। आई थिंक सो दिस क्वेरी इज एब्सोल्युटली क्लियर विथ ईच वन ऑफ यू। आप लोग चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं। एक्सप्लेन टाइम टू क्वाइटस। ओके, एक और चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को कॉर्पस ल्यूटियल इंसफिशिएंसी, उसकी इंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बन रही है, आप प्रोजेस्ट्रॉन सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में ऐड कर सकते हैं पीसीओएस में, जिसका नाम है टैबलेट डुफोस्टान, डाइड्रोबून, डाइड्रोजेस्ट्रॉन, किसी भी नाम से आती है। 10 मिलीग्राम बीडी का डोज होता है। अगर उसे लास्ट में ब्लीड हो जाता है, यानी कि उसे मेंसेस आ जाते हैं, तो स्टॉप कर दीजिए। मेंसेस नहीं आते, कंसीव हो गई है, तो कंटिन्यू कर दीजिए। राइट। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये पीसीओएस पेशेंट को अगर ओपीस है तो मेटफॉर्मिन प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू रखें। ओके, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस एंड keeps more of the complications related to PCOS and pregnancy at bay. Okay, very good. Is this okay? अब हम मूव करेंगे केस नंबर 3 पर, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो है। 28 ईयर्स की एक मैरिड फीमेल है, महिला है, पैरा 1 लाइव 1, एक डिलीवरी हो चुकी है उसकी नॉर्मल वजाइनल। इसके बाद उसे पेन इन एब्डोमेन है 2 से 3 महीने तक, लेकिन साइकिल्स एकदम रेगुलर हैं। राइट, आपके पास आती है, आपने अपनी तरफ का एग्जामिनेशन करा और आपने एक स्कैन कराया, और ये स्कैन कुछ इस तरह का लिख के आता है। एक तो इतने लंबे चौड़े से स्कैन होते तो काफी डरावने से लगने लगते हैं। राइट, pelvic ultrasound was suggestive of a 2 into 2 centimeter oval anechoic fluid containing smooth thin walled no solid component or septations and suggestive of a simple cyst of the right ovary. Left ovary और यूट्रस एकदम नॉर्मल है। अपने पास कई सारी ऐसी महिलाएं आती है जो ओवरी में सिस्ट देखते ही एकदम पैनिक हो जाती हैं, क्योंकि ओवरी में सिस्ट या कोई गठान इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ओवेरियन कैंसर फॉर देम, है ना। तो कई सारी महिलाएं हमारे पास लेके आती है कि मैडम हमें अंडे में वो अंडाशय में गठान बताइए। राइट, तो ये काफ़ी एक पैनिक मोड पेशेंट में क्रिएट करता है, और इस टाइप की अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमनली रिपोर्ट होती हैं सोनोलॉजिस्ट से, और हमारे पास काफ़ी भर भर के पेशेंट्स आते हैं। करना क्या है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा ऐसे पेशेंट पे क्या करना है?
यस, चैट बॉक्स में बोलिए क्या करेंगे आप इस अल्ट्रासाउंड को पढ़ने के बाद। ओके, क्या लिख रहे हैं आप? फॉर हाउ मेनी साइकिल्स वी कैन गिव लेट्रोज? लेट्रोज 6 साइकिल्स, क्लोमिफेन ऑल्सो 6 साइकिल। ऑब्जर्वेशन ओके, फिर गिव सिंपल एनाल्जेसिक्स, वेट एंड वॉच एंड स्मूथ ओके, स्टार्ट कीप, वेरी गुड, रीअश्योरेंस नथिंग। एफएनएसी भी करवा लेंगे। अच्छा, ये कौन करवा रहा है एफएनएसी? डॉक्टर शोएब, डॉक्टर शोएब एफएनएसी करवा रहे 2 × 2 सेंटीमीटर की। भाई और क्या है? एफएनएसी नथिंग, सिंपल सिस्ट, ओसी पिल्स 3 साइकिल्स की ओसी पिल देंगे। और क्या करेंगे? रीअश्योरेंस करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है काफी सारे बच्चे हमारी पुरानी क्लास के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे क्लिनिशियंस वो हैं जो हमारी पुरानी क्लास के हैं, तो दे आर वेरी क्लेवरली गिविंग आंसर्स। और यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, द अप्रोच टू दिस केस विल बी, इट्स अ सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट ऑफ ओवरी। 2 सेंटीमीटर की सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है। हो सकता है ये पेन से रिलेटेड हो भी सकता है कि ये पेन से ना रिलेटेड हो। कुछ फॉलिकुलर सिस्ट पेनफुल होती हैं, कुछ फॉलिकुलर सिस्ट पेनफुल नहीं होती है, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। कुल मिला के इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो एक्चुअली पेन करा रही हो या पेन ना भी करा रही हो, साइकिल्स रेगुलर अगर हैं तो हमें सिवाय सिम्टोमेटिक थेरेपी और रीअश्योरेंस देने के अलावा कुछ नहीं करना है। सो यू आर करेक्ट। और डॉक्टर शोएब ने अगर एफएनएसी लिखा तो लेट मी टेल यू, एक 2 × 2 सेंटीमीटर की बिनाइन सिंपल सिस्ट के लिए आप नीडल डाल के उसको पंक्चर क्यों करना चाहते हो? और नीडल आप डालेंगे कहाँ से? एफएनएसी वैसे भी किसी भी ओवेरियन सिस्ट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर वो ओवेरियन कैंसर है तो वो एक स्टेप अपग्रेड कर देंगे बाय पंक्चरिंग द एपिथेलियल कवरिंग ओवर द ओवरी, और फिर वो ट्यूमर एपिथेलियम के अंदर से बाहर निकल आएगा और स्टेप ग्रेड हो जाएगा। राइट, सो अपग्रेड नहीं करना है। FNAC is contraindicated in ovarian cyst and malignancies. There is no such concept of doing. You have to directly embark after. उन केसेस पे भी मैं आऊंगी and we will go into details of those. But हाँ, simple follicular cyst of ovary symptomatic है तो सिर्फ reassure करिए और symptomatic treatment करिए, बाकी कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला था? Going back के patient has regular cycles. See, she has regular cycles ना, सिर्फ पेन है। क्या करना है? रीअश्योरेंस एंड एनाल्जेसिक्स। सो वी विल गिव ड्रोटिन, मेफेनेमिक एसिड, एनी काइंड ऑफ एनाल्जेसिक। ट्रानिक्सिमिक एसिड अगर थोड़ी बहुत बीच में स्पॉटिंग हो रही है पेशेंट को, क्योंकि फॉलिकुलर सिस्ट बनी है तो दूसरा अंडा नहीं मैच्योर होगा, हो सकता है नेक्स्ट साइकिल उसकी एनोविलेटरी रहे। ओके, तो या दूसरी ओवरी से कभी कभी ओव्यूलेशन हो भी जाता है। इट इज वन ओवरी एट अ टाइम दैट ओव्यूलेट्स। ओके, सो इफ देयर इज स्पॉटिंग यू कैन गिव ट्रानिक्सिमिक एसिड। एंड if cycles are irregular, again, if cycles are irregular, then you will go for OCPs like Mala D, Mala N, Overall L, and all those drugs, Overall G and low dose OCPs for 3 cycles minimum. 3 cycles में उसका HPO axis हम सबमिस करके follicular cyst resolve कर सकते हैं। बट अगर cycles regular है तो OCPs का भी कोई रोल नहीं है। You just wait and watch and give reassurance। 3 महीने बाद दोबारा रीस्कैन कराएं। Most of the time these simple follicular cysts dissolve on their own. Okay? So I think so this is very very clear for each one of you कि simple follicular cyst of ovary which is symptomatic with cycles regular, just reassurance and analgesics. If irregular cycles, add OCPs for 3 cycles. That's it. Please, आज के बाद इन पेल्विक अल्ट्रासाउंड्स पे रिलेटेड क्वेरीज एटलीस्ट हमारे जो ऑनलाइन ग्रुप्स हैं उन सब पे मत डालिए। मैं चाहती हूँ कि ये लाइव डिस्कशन आप इतने सिंसियरली सुने और अपनी सारी क्वेरीज आज के बाद ख़त्म कर दें। और एटलीस्ट मेरा पर्पस इस केस बेस्ड सिनेरियोज लेक्चर का यही है, सो दैट आप केस को बिल्कुल वैसे ही समझे जैसा हमारे पास आता है, वैसे ही पेल्विक अल्ट्रासाउंड रीड करें और वैसा ही ट्रीटमेंट करें, और आपके दिमाग में कोई भी मिथ और क्वेरी ना बचे आज के बाद। ओके, now follow up scan after 3 months. Now coming to case number 4. केस नंबर 4 भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है। 30 इयर्स की फीमेल है जिसके 2 बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी से, पैरा 2 लाइफ 2 है। कंप्लेन ऑफ इरेगुलर साइकिल्स। अब देखा आपने कि उसको इरेगुलर साइकिल्स है, पेन इन लोअर एब्डोमेन है, अच्छा खासा पेन है, और काफ़ी हैवीनेस भी महसूस हो रही है उसे एब्डोमेन में, और ब्लोटिंग हो रही है, मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, भरा भरा सा पेट लग रहा है 10 दिन से। ये कौन सी महिला है? 30 साल की महिला। उसका स्कैन कराया आपने। जब भी आपको ऐसी कंप्लेन बोलती है कि आप पेल्विक या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जरूर कराते हैं, राइट? पेल्विक यूएसजी कराने पे कुछ इस टाइप की पिक्चर आती है। बाकी 7 केसेस का डिस्कशन देखने के लिए क्लिनिकल गुरुजी ऐप डाउनलोड करें, लिंक बायो में है।